नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों। मैं हरीश बाना और आप है फिलहाल परिज्ञान क्लासेज के डिजिटल शैक्षणिक मंच पर। और वक्त हो चुका अपने राजस्थान जिला दर्शन का। और आज हम राजस्थान के जिस जिले का दर्शन करने जा रहे हैं वो है RJ17। और RJ17 बोले तो मित्रों कौन सा वार्ड है? झालावाड़। तो प्यारे परीक्षार्थियों, झालावाड़ का आप दूर सा जो दृश्य देखोगे ना, ये है साहब झालावाड़ कस्बा, ये है झालावाड़ शहर। और इसी झालावाड़ शहर का शुभंकर पूछे तो बताओगे गागरोनी तोता। अरे कौन सा तोता? गागरोनी। यानी इस समूचे झालावाड़ की पहचान होती है साहब एक तोते से। तोता है हीरामन जाति का, और हीरामन जाति के तोते सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? गागरोन में। इसी वजह से तोते का नाम हो गया साहब गागरोनी तोता। बाकी एक बात बताएं, तोता कभी गागरोनी था ही नहीं। तोता तो था हीरामन जाति का, लेकिन गागरोन में सर्वाधिक होने की वजह से नाम हो गया साहब गागरोनी तोता। बाकी ये हीरामन जाति का तोता, हरे रंग का तोता, लाल रंग की कह सकते हो साहब टूंच कह सकते हो, या फिर चोंच कह सकते हो। टूंच हमारा मारवाड़ी शब्द है और चोंच आपका हिंदी शब्द है ना। तो अपन राजस्थानी हिंदी शब्दावली दोनों देख रहे हैं साथ ही साथ में। तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये गागरोनी तोता है ना, ये हमारे झालावाड़ का शुभंकर है, ये झालावाड़ का पहचान चिन्ह है। अब आप भली बात समझते हैं कि साहब वास्तव में झालावाड़ नाम का पहले कोई शहर था ही नहीं साहब। पहले इस प्रदेश का नाम क्या था? गागरोन। लेकिन उसकी भी चर्चा करेंगे। अब देखिए साहब, ये तो झालावाड़ का दृश्य हो गया, शुभंकर गागरोनी तोता हो गया। अब झालावाड़ की स्थिति देखें ना, तो झालावाड़ है राजस्थान के, आप देख सकते हो साहब, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। कौन से हैं? दक्षिणी पूर्वी, या फिर कह सकते हो साहब पूर्वांचल में कह सकते हो। तो पूर्वांचल का जिला कौन सा? झालावाड़। अब देखते हैं साहब पूरे राजस्थान की स्थिति। तो 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। और प्यारे परीक्षार्थियों, और इसी राजस्थान के आप देख सकते हो साहब दक्षिण पूर्व के अंदर जो जिला वो है झालावाड़। झालावाड़ की एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है, और सीमा लगती है MP बोलो तो मित्रों कौन सा प्रदेश? मध्य प्रदेश। तो प्यारे परीक्षार्थियों, ये भी ध्यान रखें, झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा भी याद रखनी मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे लंबी जो मध्य प्रदेश सीमा लगती है झालावाड़ की ही लगती है, ये भी ध्यान रखें। अब देखना, इसी झालावाड़ के उत्तर में देखें तो उत्तर में जिला आएगा कोटा। इसी झालावाड़ के आप कह सकते हो साहब इधर भाई उत्तर पूर्व में कह सकते हो जिला कौन सा? 12। और इसी के आप कह सकते हो साहब, वैसे देखा जाए ना तो झालावाड़ के 2 जिलों से सीमा लगती हो, ध्यान रखना। एक तो है कोटा, दूसरा कौन सा है भाई आपके 12। तो सिंपल सी कहानी ये कि 2 तो है अंतर जिलों की सीमा, और एक है अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा लगेगी मध्य प्रदेश के साथ। और 2 जिले हैं, एक तो बताना कोटा और दूसरा 12। और आप भली बात ही समझते हैं कि साहब झालावाड़ ये जो है ना, ये मित्रों हाड़ौती प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? हाड़ौती। और इसी हाड़ौती प्रदेश का जिला मित्रों कौन सा वार्ड है? झालावाड़। बात करूं मैं झालावाड़ के इतिहास की तो बड़े गौर से सुनना और समझना प्यारे परीक्षार्थियों। मित्रों देखना, वास्तव में देखा जाए तो झालावाड़ नाम का पहले कोई राज्य था ही नहीं। इस झालावाड़ नामक राज्य की स्थापना हुई थी मित्रों 1838 ईस्वी में। और इसका पहला शासक था मित्रों, नाम है झाला मदन सिंह। झाला कौन सा सिंह है? मदन सिंह। तो सिंपल सी कहानी ये कि झालावाड़ पहले अलग रियासत थी नहीं, झालावाड़ खुद था मित्रों कोटा का अंग। किस अंग था? और कोटा से अलग हुई इस रियासत का नाम था झालावाड़। अब देखिए साहब, आपने 2 नाम सुनोगे, मैं नाम सुना रहा हूं, गौर सुनना। एक नाम सुना होगा रणथंभौर, एक नाम सुना होगा सवाई माधोपुर। अब देखना साहब, जिस समय सवाई माधोपुर बसा नहीं था ना, उससे पहले भी रणथंभौर था। लेकिन अब कहानी क्या है कि रणथंभौर कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। वो कहानी है साहब झालावाड़ की। कहते हैं साहब झालावाड़ की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। लेकिन झालावाड़ से पहले इस इलाके, इस क्षेत्र का पहले मित्रों नाम था गागरोन। मुख्य नाम क्या बताओगे? गागरोन। तो रियासत कालीन राजस्थान में झालावाड़ रियासत बनी थी 1838 में। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है। राजस्थान कौन सी है? सबसे नवीन रियासत है। और ये साहब राजस्थान में अंग्रेजों के काल में बनने वाली रियासत है, वो भी कौन सी बताओगे? झालावाड़ है।
झालावाड़। बात करें साहब झालावाड़ से प्राचीन, तो झालावाड़ से पहले ध्यान रखना रियासत कौन सी थी मित्रों, गागरोन। अब गौर से सुनना, इसी गागरोन और गागरोन में सबसे पहले ध्यान रखना राज्य करने वाला वंश था मित्रों परमार वंश। कौन सा वंश था, और परमार में कहते हैं साहब इनकी गोत्र थी डोड, और डोड को कहेंगे डोडिया भी कहा जाता है। कौन है, तो डोडिया परमारों ने सबसे पहले राज किया था गागरोन में। प्यारे परीक्षार्थियों, अपने जिला दर्शन पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है साहब। अलग यूं है कि साहब हमारा उद्देश्य केवल जिले का दर्शन करवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये भी है कि वर्तमान आप जिस जिले को देख रहे हो ना, उस जिले का इतिहास क्या था, वास्तव में उस जिले की स्थापना कब हुई, और वो जिला था क्या रियासत थी तो कब थी, और उस रियासत पर कौन कौन से वंशजों ने आकर राज किया, ये भी आपको ध्यान होना ही। इसी गागरोन में परमारों के बाद लंबे समय तक राज किया उस वंश का नाम मित्रों खींची वंश है। कौन सा वंश है, खींची वंश। तो प्यारे परीक्षार्थियों विशेषकर बात ध्यान रखना, झालावाड़ रियासत बनी थी 1838 ईस्वी में, और गागरोन जो रियासत बनी थी ना, ये तो मित्रों घटना थी 7वीं शताब्दी की। कौन सी थी, 7वीं, और इसी 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर एक किले का निर्माण हुआ। उस किले का नाम था गागरोन का किला, उस दुर्ग का नाम था गागरोन का दुर्ग, उस स्थान का नाम भी था गागरोन। तो मित्रों झालावाड़ से पहले भी जो स्थान था ना, वो स्थान कौन सा था, गागरोन था। मैं उदाहरण फिर से दे रहा हूं, जिस प्रकार सवाई माधोपुर से पहले स्थान कौन सा था, रणथंभौर, उसी प्रकार झालावाड़ से पहले स्थान प्रचलित कौन सा था, गागरोन। और इसी गागरोन में प्रारंभ में शासन किया परमार वंश ने, बाद में आ गया खींची वंश। अब खींची वंश ने लंबे समय तक शासन किया। अब खींचियों की कहानी देखना, इसी खींची वंश में शक्तिशाली शासक था मित्रों जैत्र सिंह। कौन सिंह था, और जैत्र सिंह के समय दिल्ली में सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अरे कौन सा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी बोले तो शॉर्ट में कौन था, एके। तो इसी एके ने जैत्र सिंह के समय आक्रमण किया था गागरोन पर। समय और आगे बढ़ा, इसी जैत्र सिंह के वंशज बाद में शासक बने मित्रों, नाम था प्रताप सिंह। कौन से सिंह थे, और प्रताप सिंह के समय यहां पर आक्रमण किया था दिल्ली का सुल्तान मित्रों, नाम था फिरोज शाह तुगलक। अरे कौन सा तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं साहब पराजित करने वाले कौन थे, प्रताप सिंह। पूरा नाम है प्रताप सिंह खींची। बड़े गौर से सुनना साहब, मैं फिर से कह रहा हूं, झालावाड़ नाम का पहले कोई नगर था ही नहीं साहब। तो झालावाड़ नाम का पहले कोई नगर था ही नहीं साहब। पहले नगर था मित्रों गागरोन। गागरोन में राज्य के उस वंश का नाम था परमार वंश। परमार गए तो आगे कौन, खींची। खींचियों में सबसे शक्तिशाली शासक था जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के बाद शक्तिशाली शासक हुआ प्रताप सिंह। और इसी प्रताप सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। तो कहते हैं साहब फिरोज शाह तुगलक पराजित हुए थे प्रताप सिंह से, और यही प्रताप सिंह आगे जाकर मित्रों बन गए थे सन्यासी, और नाम रख लिया था संत पीपा। संत कौन है, तो यही तो साहब पीपा है जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। यानी ये तय होता है कि साहब संत पीपा भी किसी जमाने में एक राज्य के क्या थे, राजा। तो शासक थे ना, वो बन गए सन्यासी, और सन्यासी बनते कहते हैं साहब आप हो गए संत, और आप राजस्थान के प्रथम भक्ति संत भी है। आगे चर्चा करूंगा और मैं। तो मित्रों ध्यान रखिए, प्रताप सिंह से फिरोज शाह तुगलक। इन्हीं प्रताप सिंह के बाद खींची वंश में एक प्रसिद्ध शासक बना मित्रों, इसका नाम है अचलदास खींची। कौन सा खींची है, अचलदास खींची। अब अचलदास खींची के समय की कहानी बताए ना, उस समय कहते हैं साहब इस गागरोन पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी का नाम था होशंग शाह। कौन सा शाह, और होशंग शाह का दूसरा नाम और बताऊं, इनका नाम था अल्लप खां। कौन सा खां था, अल्लप खां बोलिए और चाहे होशंग शाह बोलिए। तो कहते हैं साहब होशंग शाह ने अचलदास खींची पर आक्रमण किया था 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में उस युद्ध में कहते हैं अचलदास खींची लड़ते हुए मारे गए। और उसी समय 1423 ईस्वी में गागरोन में हुआ था प्रथम साका। प्रथम है, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, तो मित्रों हम इतिहास पढ़ रहे हैं, झालावाड़ का हम जिला दर्शन देख रहे हैं। झालावाड़ का प्राचीन नाम बताओगे, गागरोन। इसी गागरोन में कहते हैं साहब 1423 ईस्वी, और 1423 ईस्वी में कहते हैं साहब यहाँ गागरोन दुर्ग में हुआ था मित्रों प्रथम साका। प्रथम क्या हुआ था, साका। और उस समय मित्रों यहाँ का शासक था अचलदास खींची।
अरे कौन सा खींची? और अचलदास खींची के समय आप कह सकते हो मांडू, और मांडू वर्तमान का मध्य प्रदेश में, वहां से सुल्तान आया और सुल्तान का नाम था होशंग शाह। कौन सा शाह है? होशंग शाह ने आक्रमण किया, अचलदास खींची लड़ते हुए मारे गए। इन्होंने किया केसरिया, इनकी रानियों ने किया जौहर। और अचलदास खींची की धर्मपत्नी का नाम था लाली बाई। ये कौन सी बाई? लाली बाई, और इसे कहेंगे लाला भी कहा जाता है। अभी लाली कहाँ की थी ये भी सुने आप। लाली बाई थी मित्रों मेवाड़ के महाराणा राणा मोकल की पुत्री, मेवाड़ के महाराणा राणा कुंभा की बहन कह सकते हो। तो महाराणा कुंभा की बहन और राणा मोकल की पुत्री का नाम था लाली बाई। और लाली बाई के घरवाले कौन थे मित्रों? अचलदास खींची। तो अचलदास खींची की धर्मपत्नी लाली बाई, इन्होंने तो किया था जौहर, आपने किया था केसरिया, और केसरिया जोर होते हो गया साहब है साका। तो मित्रों अचलदास खींची थे ना, ये मेवाड़ के राणा मोगल के पावना श्री थे, उनके दामाद थे, और राणा कुंभा के कह सकते हो साहब बहनोई थे। अब देखना साहब, अचलदास खींची के बाद गागरोन में शासक बने इन्हीं के पुत्र नाम था पालन जी। क्या नाम बताओगे? पालन जी। और इन्हीं पालन जी के समय आप कह सकते हो साहब मांडू बोले तो वही मालवा, और मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। और इसी महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया, और वो घटना थी मित्रों 1444 ईस्वी, 1400। और उस समय कहते हैं साहब इसी गागरोन का हो गया दूसरा साका। अरे कौन सा साका? दूसरा। यानी ये भी तय हो गया कि गागरोन में एक नहीं बल्कि दो साके हो रखे हैं साहब, है ना। पहला साका हुआ 1423 ईस्वी में, उस समय शासक कौन था? अचलदास खींची। अचलदास खींची की मृत्यु हुई तो वहां के शासक बने थे पालन जी, और पालन जी कहते हैं साहब महमूद खिलजी प्रथम के सामने लड़ते हुए मारे गए। प्यारे परीक्षार्थियों, अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने ढंग से मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है तो इतिहास याद कीजिए मेवाड़ का, इतिहास याद कीजिए राणा कुंभा का, और इतिहास याद कीजिए एक युद्ध का जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। याद आ रहा है कुछ कुछ? याद करो साहब, सारंगपुर के युद्ध के समय, उस युद्ध में कहते हैं साहब राणा कुंभा ने पराजित किया था इसी महमूद खिलजी प्रथम को, पराजित किया, 6 माह बंदी बनाया, 6 माह बाद उसे रिहा कर दिया। और ये कुंभा की जीवन की सबसे बड़ी क्या थी? भूल। और उसी भूल का फायदा ये उठाया कि भाई महमूद खिलजी प्रथम ने राणा कुंभा के भांजे, रिश्ते का ध्यान रखना साथ ही साथ में, राणा कुंभा के भांजे पालन जी पर क्या किया? आक्रमण। और आक्रमण करके अधिकार कर लिया गागरोन पर, है ना। तो गागरोन पर अधिकार किसका हो गया? महमूद खिलजी प्रथम का। वैसे बाद में छुड़ा भी लिया था गागरोन को, लेकिन एक बार अधिकार तो जरूर हुआ था साहब। हाँ जी, तो मित्रों महमूद खिलजी प्रथम के समय दूसरा साका हुआ, यानी इससे तय हो जाता है कि गागरोन में एक नहीं बल्कि दो साके हुए थे। और कहते हैं साहब जब 1423 ईस्वी में अचलदास खींची लड़ते हुए मारे गए, जब उन्होंने केसरिया किया ना, उसी समय कहते हैं सब दुर्ग से भागकर जान बचाई थी पालन जी ने। और पालन जी के साथ अचलदास खींची के दरबारी कवि था, और दरबारी कवि का नाम था शिवदास गार्डन। अरे कौन सा गार्डन है? शिवदास गार्डन। तो मित्रों ध्यान रखना, शिवदास गार्डन ने इसी गागरोन में रहकर यहाँ एक ग्रंथ लिखा, नाम था अचलदास खींचीरी वचनी का। और मित्रों जब आप साहित्य में पढ़ते हो ना, तो राजस्थान में लगभग 4 या 5 प्रकार के साहित्य माने जाते हैं। उनमें से एक साहित्य माना जाता है कौन सा? वचनी का साहित्य, है ना। तो अचलदास खींचरी जो वचनी का है ना, वो ध्यान रखना पहला वचनी का साहित्य है। और उस साहित्य का रचनाकार कौन था? शिवदास गार्डन। तो मित्रों आप गागरोन के मुख्य मुख्य शासकों के नाम ध्यान रखना। प्रताप सिंह खींची जो बन गए थे संत पीपा, अचलदास खींची जिनके समय हुआ गागरोन का पहला साका, उनका पुत्र पालन जी इनके समय हुआ था गागरोन का दूसरा साका, है ना। अब ये तो बात होगी साहब इतिहास की। और इसी गागरोन के बाद आखिर में कहते हैं साहब खींचियों के बाद जी ये गागरोन कहते हैं साहब चला गया था कोटा के अधीन। अब कहते हैं साहब उसी कोटा में एक फौजदार था, और फौजदार का नाम था मित्रों याद करो साहब, फौजदार का नाम था झाला जालिम सिंह। बड़े गौर से सुनना साहब, फौजदार का नाम क्या था? झाला जालिम सिंह। और कहते हैं साहब उसी झाला जालिम सिंह के पुत्र, और पुत्र का नाम था मित्रों मदन सिंह। कौन सा सिंह था? मदन सिंह। और इसी मदन सिंह ने 1838 ईस्वी में एक नगर को बसाया, और उसी नगर के तो बाद में नाम रखा था मित्रों झालावाड़।
कौन सा वार्ड है? झालावाड़। तो झालावाड़ नामक रियासत अलग बनी थी मित्रों 1838 ईस्वी में। और अंग्रेजों के काल में बनने वाली अंतिम रियासत पूछे ना तो मित्रों झालावाड़ है। और ये राजस्थान की सबसे नवीन रियासत मानी जाती है। ये झालावाड़ राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल भी माना जाता है। तो सबसे नवीन तो है प्रजामंडल और सबसे नवीन माना जाती है रियासत है। इधर आओ। तो फिर प्यारे परीक्षार्थियों, ये जो झालावाड़ था ना, ये पहले कोटा का अंग था और कोटा से अलग हुआ भाई, राज्य बन गया, जिला बन गया, राज्य बोलो तो रियासत बनी झालावाड़। और ये झालावाड़ राजस्थान एकीकरण के दौरान मित्रों याद कीजिए, राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण जो आता 25 मार्च 1948, उसी समय राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में, कौन सा चरण है? दूसरे चरण में कहते हैं साहब एकीकरण। और एकीकरण किसका हो गया था साहब? झालावाड़ का। तो झालावाड़ कहते हैं साहब राजस्थान में सम्मिलित हो गया था 25 मार्च 1948 को। याद कीजिए, हम आपको कई बार बताते भी होंगे, याद करो साहब, राजस्थान एकीकरण के चरण कितने हैं? 7 चरण। उनमें से दूसरा चरण याद कीजिए पूर्व राजस्थान संघ। और जब राजस्थान नामक राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, उसी दिन ध्यान रखना झालावाड़ भी अलग से जिले के रूप में अपने राजस्थान का जिला बन गया। वो कौन सा वार्ड है? झालावाड़ है। तो मित्रों ये झाला जालिम सिंह और झाला मदन सिंह की कहानी, ये जितनी भी घटनाएं थी ना, ये सारी घटनाएं थी मित्रों ऐतिहासिक घटनाएं। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान झालावाड़ की स्थिति देखना 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो अक्षांशीय स्थिति है। उसी प्रकार 75 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 76 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर, ये है साहब इसकी देशांतरी स्थिति। बात करें झालावाड़ के बड़े बड़े स्थान कौन से हैं, तो झालावाड़ के सबसे टॉप में है ना, वो तो ध्यान रखना एक स्थान है, कौन सा? खानपुर। खानपुर से नीचे आओगे आ जाएगा असनावर, और फिर इसके बाद आएगा झालावाड़। अब आपने नोट किया होगा साहब, ये झालावाड़ जो जिला मुख्यालय है ना, इस मुख्यालय की कह सकते हो साहब, जो ये मुख्यालय है ना, ये मुख्यालय बहुत ही लंबा, या फिर इसकी आकृति मछली के समान भी कह सकते हो। मैं झालावाड़ मुख्यालय की बात कर रहा हूं मैं। उसी प्रकार अकलेरा है, मनोहर थाना है, मनोहर थाना किले का भी नाम है, ध्यान रखना। इधर पीड़ावा भी है, पचपाड़ भी है, और साथ ही साथ गंगा धार भी है। और इसी झालावाड़ के निकट ये जो झालरा पाटन है ना, झालावाड़ के बहुत नजदीक मात्र 5 या 9 किलोमीटर का फर्क ही है साहब। यानी झालावाड़ का मुख्यालय झालरा पाटन, ये भी समझ लें। अभी वो जूम कर देंगे। इस झालावाड़ के क्षेत्रफल की बात करें तो यह है 6219 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की बात करें 14,11,129 जनसंख्या निवास करती है झालावाड़ में। और जनगणना पूछो बताओगे मित्रों 2011 की, 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या कह सकते हो साहब लगभग कितने बताओगे साहब? 14.25 लाख है। अब बात करें साहब इसी झालावाड़ के उपनाम की, तो झालावाड़ को ध्यान रखना घंटियों वाला शहर भी कहा जाता है। कौन सा शहर है? घंटियों वाला शहर। तो घंटियों वाला शहर पूछे तो किसका बताओगे साहब? इसी झालावाड़। इसी झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है इसी झालावाड़ को। साथ ही साथ में वैसे ध्यान रखना इस झालावाड़ को प्राचीन जमाने में डोडगढ़ भी कहा जाता था। कौन सा गढ़ है? डोडगढ़ को कहेंगे दुल्लरगढ़ भी कहा जाता था। इसे राजस्थान की चेरापूंजी भी कहा जाता है। कौन सी पूंजी है? चेरापूंजी। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र मित्रों कौन सा है? झालावाड़ है। तो ये स्थिति पूरी झालावाड़ बिल्कुल है। यानी झालावाड़ के झालरा पाटन विधानसभा क्षेत्र से विधायिका के रूप में हर बार निर्वाचित होकर कौन आती है भाई? अपने राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदया, नाम वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे की कर्मस्थली कह सकते हो साहब, है ना। बाकी वसुंधरा राजे के जन्म स्थली तो ग्वालियर घराना ही माना जाएगा, ससुराल पक्ष धौलपुर माना जाएगा, लेकिन उनकी कर्मस्थली, इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे ना तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? झालरा पाटन। और वास्तव में झालावाड़ से ज्यादा बसा हुआ झालरा पाटन ही है, और झालरा पाटन को ही तो कहा जाता है साहब घंटियों वाला शहर।
तो मित्रों ये झालावाड़ की भौगोलिक स्थिति होगी। अब बात करें साहब झालावाड़ के ऐतिहासिक भाई ऐतिहासिक जो जितने दर्शनीय स्थल है ना, उनसे पहले झालावाड़ का लिंगानुपात वगैरह देख लें। तो झालावाड़ का लिंगानुपात है मित्रों 946 है, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी बताओगे? 946 है। जनसंख्या घनत्व पूछे तो यहाँ जनसंख्या घनत्व है 227 व्यक्ति, 227 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ की साक्षरता दर भी ठीक ठाक है, साक्षरता दर मानी जाती है 61.50%। विधानसभा क्षेत्र आपके यहाँ बताओगे 4, तहसील है यहाँ कितनी 12 और एक है उप तहसील हो जाएगी, टोटल कितनी 13, यानी उप तहसीलों सही तहसीलें कितनी बताओगे 13। तो प्यारे परीक्षार्थियों ये झालावाड़ की पूरी स्थिति है और ये लिंगानुपात वगैरह 2011 वाली है। 946 लिंगानुपात है, जनसंख्या घनत्व 227 है, साक्षरता दर 61.50 है, विधानसभा क्षेत्र 4 है और तहसीलों की संख्या कितनी है 12 और प्लस एक वो ऐसा उप तहसील है। और विशेषकर बात एक और ध्यान रखना, तो मित्रों ये स्थिति है 2011 की जनगणना के मुताबिक है। वैसे 946 यहाँ का लिंगानुपात है, बाकी सर्वाधिक लिंगानुपात आपको ध्यान रखना मित्रों कहाँ का, याद करो साहब डूंगरपुर का। हाँ जी, और आगे चलते हैं। अब इसी झालावाड़ से कुछ ही दूरी पर एक दुर्ग बना, उस दुर्ग का नाम है गागरोन। जैसा कि इतिहास में आप लोगों को पहले बता चुका हूं, अगर कोई विद्यार्थी बाद में जुड़ा हो तो वो विद्यार्थी पीछे थोड़ा 5-10 मिनट पीछे लेके ना आराम से देख सकता है और जान सकता है साहब गागरोन का पूरा इतिहास हमने बता ही दिया था। बड़े गौर से सुना, झालावाड़ का प्रसिद्ध जो दुर्ग था गागरोन, और जो पुरानी रियासत कह सकते हो, पुरानी रियासत है या फिर पुराना जो राज्य था ना, वो राज्य कह सकते हो, वो राज्य मित्रों कौन सा था? गागरोन। और इसी गागरोन दुर्ग की स्थापना इन कह सकते हो साहब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 7वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में निर्माण करवाया था साहब? डॉड परमारों ने। कौन से परमार है? डॉड परमार। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण पूछे ना तो निर्माण कार्य पूर्ण तो हुआ था मित्रों 12वीं शताब्दी के आसपास। कौन शताब्दी है? 12वीं शताब्दी। और उस समय यहाँ का परमार शासक नाम था बिजल देव। कौन सा देव है? तो बिजल देव डोडिया परमार ने निर्माण पूरा करवाया था गागरोन दुर्ग का। अब देखना साहब, इसी गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था डोडिया परमारों ने, तो इस दुर्ग का नाम डोडगढ़ भी मिलेगा। कौन सा गढ़ है? इसी दुर्ग का दूसरा नाम दुल्लरगढ़ भी मिलेगा। कौन सा गढ़ मिलेगा? बड़ी विशेषता देखना, राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिस दुर्ग में कहते हैं साहब नींव का पत्थर नहीं है। राजस्थान में नींव का पत्थर नहीं है, तो कहते हैं साहब एक ही खड़ी शिला पर बना हुआ जो कहते हैं साहब जो दुर्ग है ना, वो दुर्ग कौन सा? गागरोन। और शिला का मीन पत्थर है, यानी एक ही बड़े से पत्थर पर दुर्ग कौन सा बन गया साहब? गागरोन। तो बिना नींव वाला किला भी कह सकते हो। इसी प्रकार गागरोन की बहुत सारी विशेषता है। गागरोन किनारे 2 नदियां आएगी, उसमें से एक नदी का नाम है काली सिंध। कौन सी सिंध है? और काली सिंध के बाद यहाँ पर नदी आएगी औ नदी। कौन सी है? तो इसीलिए ध्यान रखना, इस दुर्ग की श्रेणी है ना, श्रेणी कैसी मित्रों? जल दुर्ग है। और जल को ध्यान औद्योगिक भी कहा जाता है, तो 2 श्रेणी कह सकते हो, जल दुर्ग कह दो या फिर औद्योगिक दुर्ग कह दो। तो मित्रों राजस्थान का जल दुर्ग है और जल दुर्ग में 2 नदियां हैं। एक कहते हैं साहब तीनों और नदियों से घिरा हुआ है। बड़े गौर सुना, तीनों और नदियों से घिरा हुआ है और एक तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। एक दरवाजा खुलता है पहाड़ी की तरफ तो दूसरा दरवाजा खुलता है नदी की तरफ, है ना। तो ये तय है साहब कि साहब पहाड़ी और चारों ओर पानी से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा? गागरोन दुर्ग है। और इसी गागरोन दुर्ग का इतिहास ध्यान रखना, 21 जून, बड़े गौर सुनना, 21 जून 2013 ईस्वी को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है। कौन सा धरोहर है? विश्व धरोहर घोषित किया, वर्ल्ड हेरिटेज है। अब वर्ल्ड हेरिटेज की कहानी क्या सुनो। वैसे मित्रों ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय पटल पर किसी भी किले को, किसी भी स्मारक को कह सकते हो साहब, उसे अंतरराष्ट्रीय स्थल पर ख्याति प्राप्त करवाने के लिए उसे विश्व धरोहर में घोषित किया जाता है। अब वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित करने का तात्पर्य ये कभी मत ले लेना कि साहब अब इसके रख रखाव का पूर्ण रूप से कार्य वर्ल्ड हेरिटेज ही करेगी, यानी यूनेस्को करेगा, ऐसा कहीं भाई अलग से कोई परिभाषा नहीं है। बड़े गौर सुना, यूनेस्को द्वारा किसी भी स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करना या फिर उसे विश्व धरोहर घोषित कर देना, इसका तात्पर्य यह है कि साहब अब जो ये स्थान, ये जो धरोहर है ना, ये धरोहर केवल राज्य स्तर की धरोहर नहीं, अब ये धरोहर है ना विश्व स्तर की धरोहर है।
यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उस स्थान का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। बाकी एक बात बताएं आपको, इसी गागरोन दुर्ग का ध्यान रखना, रख रखाव करता है ना, वो ध्यान रखना राजस्थान पुरातत्व विभाग करता है। कौन सा है? तो राजस्थान सरकार कह दो या फिर राजस्थान पुरातत्व विभाग कह दो, उस विभाग द्वारा इसी गागरोन दुर्ग का संरक्षण किया जाता है। गागरोन दुर्ग का कह सकते हो साहब जीर्णोद्धार किया जाता। हाँ, तो प्यारे परीक्षार्थियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, बड़े गौर सुनो मेरी एक ये बात को, हो सकता है ठीक है ना, ये बात आपके लिए कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बनेगी और इसका आप भाई अलग से आंसर भी दे पाओगे। बड़े गौर सुना, राजस्थान के एक नहीं बल्कि 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है ना। 6 दुर्गों को विश्व धरोहर घोषित किया गया यूनेस्को द्वारा। उनमें से ध्यान रखना 2 दुर्गों के संरक्षण का कार्य किया जाता है राजस्थान पुरातत्व विभाग या फिर राजस्थान सरकार के द्वारा। उनमें से एक तो दुर्ग है गागरोन और दूसरा दुर्ग है आमेर। बाकी बच गए कितने? 4 दुर्ग, और उन 4 दुर्गों के संरक्षण का कार्य करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग। तो मित्रों, राजस्थान के 6 जिलों में से 6 दुर्गों में से 4 दुर्गों के संरक्षण का कार्य का जिम्मा सौंप रखा भारतीय पुरातत्व विभाग को, और 2 का जिम्मा सौंप रखा राजस्थान पुरातत्व विभाग कह लो या फिर राजस्थान सरकार कह लो। अभी इधर अपन केवल बात कर रहे हैं गागरोन की। तो मित्रों, ये गागरोन का इतिहास है। तो सिंपल सी कहानी हम आपको ये बता रहे हैं कि गागरोन ऐसा दुर्ग है जो जल श्रेणी में आएगा, इसे औद्योगिक दुर्ग भी कह सकते हो। और इस दुर्ग का दूर से आप दृश्य देखना चाहो, ये आप देख सकते हो साहब दृश्य, ये दुर्ग है तीनों और पानी से घिरा हुआ है, और उधर का जो दरवाजा है ना वो पहाड़ी की तरफ खुल रहा है साहब। मित्रों ध्यान रखना, इसी गागरोन दुर्ग की जब हम बात करें ना, तो इसी गागरोन दुर्ग के अंदर एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े साहित्यकार रहते थे। उसमें से एक साहित्यकार का नाम था शिवदास गार्डन। कौन सा गार्डन था? और शिवदास गार्डन की चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की। इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम है मित्रों अचलदास खींची। क्या नाम बताओगे? अचलदास खींचीरी वचनिका, खींचीरी वचनिका। और ये जो गागरोन है ना, इस गागरोन की जागीर अकबर ने सौंपी थी बीकानेर के राजकुमार, नाम था पृथ्वीराज राठौड़। कौन सा राठौड़ है? और उसी पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ रह ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है मित्रों वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, रुक्मणी ख्यात। और ख्या वेली का मीन होता है विवाह और ख्यात का मीन है बात। तो सिंपल सी कहानी आप ये ध्यान रखें कि साहब इस दुर्ग के अंदर एक नहीं बल्कि 2 साहित्यों की रचना हुई है, बिल्कुल 2 ग्रंथों की रचना हुई है। याद करो साहब, इस ग्रंथ को पृथ्वीराज लिखा था डिंगल भाषा में। इसी ग्रंथ को बाद में पढ़ा था दुर्सा आडा ने, और दुर्सा आडा ने इसी ग्रंथ को तो कहा था 5वां वेद और 19वां पुराण, 19वां। अब साथ ही साथ में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, और क्वेश्चन ये कि बताओ साहब दुर्सा आडा ने, बड़े गौर सुनना, दुर्सा आडा ने भी एक नहीं बल्कि 2 ग्रंथों की रचना की थी। उसमें से किसी एक ग्रंथ का नाम बताइए आप लोग। मित्रों, दुर्सा आडा नाम तो सुना ही होगा। तो दुर्सा आडा के 2 ग्रंथ याद रखने हैं। एक ग्रंथ का नाम है विरुद्ध छतरी और दूसरा कीर्तार बावनी। और उसी दुर्सा आडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को पढ़कर कहा कि ये आपके 5वां तो है वेद और 19वां है पुराण। तो मित्रों, ये कहने वाला कौन सा आडा है? दुर्सा आडा। तो ये पूरी जो भाई ऐतिहासिक बोलो, चाहे सांस्कृतिक बोलो और चाहे राजनीतिक बोलो, सारी चर्चा हमने कर ली कौन से दुर्ग के बारे में? गागरोन दुर्ग के बारे में। ये गागरोन दुर्ग के अंदर का दृश्य है मित्रों। ये गागरोन दुर्ग का मुख्य द्वार हो गया है ना, जो पहाड़ी की ओर खुल रहा है। ये गागरोन दुर्ग में ये जो महल दिख रहे हैं ना, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, फिलहाल वैसे ये रहने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर खींची राजाओं के महल बने हुए, ये जो सामने दिख रहे हैं। और ये यहाँ एक बड़ा सा मंदिर बना है, और मंदिर बना मित्रों मधुसूदन मंदिर है, यानी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक मंदिर है, उसका नाम है मधुसूदन मंदिर, है ना। इसी गागरोन दुर्ग की बात करें तो इसी दुर्ग के अंदर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले खींचियों का जो राजवंश बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि साहब खींची राजवंश में एक शासक हुआ था प्रताप सिंह।
प्रताप सिंह शासक थे, बाद में सन्यासी बन गए, नाम रख लिया संत पीपा। तो संत पीपा का जन्म भी हुआ था गागरोन दुर्ग में, और संत पीपा की छतरी बनी हुई है ना, वो छतरी भी कहाँ मित्रों, गागरोन दुर्ग में। तो ये संत पीपा की छतरी है, और इसी छतरी के अंदर ये संत पीपा के चरण कमल है ना। ये इनकी चरण पादुका रखी हुई है साहब ये, और चरण पादुका ऊपर हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो आपको चरण पादुका नहीं दिख रही होगी, बाकी इमेजिन कर दो साहब, इन्हीं पुष्पों के नीचे चरण किन के साहब पीपा जी के हैं। अब पीपा जी के इतिहास में आपको क्या बताऊं, आप भली बात ही जानते हैं साहब। संत पीपा के गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद जी सगुण संत थे, शिष्य इनके निर्गुण हो गए, और रामानंद का शिष्य कह सकते हो साहब संत पीपा राजस्थान के प्रथम भक्ति संत भी कहलाए थे। आप दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी माने जाते हैं। तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, रामानंद जी के शिष्य है, राजस्थान के प्रथम भक्ति संत माने जाते हैं। तो राजस्थान के प्रथम भक्ति संत पीपा का जन्म भी कहाँ हुआ मित्रों, गागरोन में हुआ है ना। और उनके कह सकते हो साहब छतरी भी कहाँ बनी हुई, गागरोन में, और गागरोन वर्तमान कहाँ बताओगे, झालावाड़। तो ये छतरी वगैरह जो क्षेत्र पूछ रहे हो बता देना मित्रों कौन सा है, गागरोन। और आगे चलते हैं, पीपा का इतिहास बाद में कभी और बताऊंगा। इसी दुर्ग के बाहरी कोने पर देख सकते हो साहब, वहां एक दरगाह बनी साहब, मीठे शाह की दरगाह। कौन सा की है, वैसे मीठे शाह का वास्तव में नाम था संत हमीदुद्दीन या हमीदुद्दीन कहा जाता साहब, संत हमीदुद्दीन की दरगाह भी कहा जाता है। एक संत हमीदुद्दीन चिश्ती अलग है, ध्यान रखना, याद आ रहा है। संत हमीदुद्दीन नागौरी जिनकी दरगाह बनी हुई है सुवाल गांव नागौर के अंदर, तो वो संत हमीदुद्दीन अलग है, इनका नाम हमीदुद्दीन है साहब। आप बगदाद के निवासी थे, बगदाद वैसे इनका प्रदेश कौन सा, खुरासन प्रदेश है, सॉरी है ना। तो कैसे साहब मध्य एशिया में स्थान का नाम था खुरासन। तो खुरासन प्रदेश के कहते हैं साहब सूफी संत है, संत का नाम था हमीदुद्दीन। हमीदुद्दीन को कहा जाता मीठे साहब, और हमीदुद्दीन कहते हैं साहब, याद करो साहब, मोहम्मद गोरी के समय राजस्थान में एक सूफी संत आए थे, और सूफी संत का नाम याद करो साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद आया कुछ कुछ। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कह सकते हो साहब, उस दरबार में कहते हैं साहब लगभग 20-22 साल तक सेवा की थी। किसने, संत हमीदुद्दीन ने या फिर मीठे शाह ने सेवा की थी। और उसके बाद आखिर में कहते हैं साहब इन्होंने अपनी जगह, इन्होंने अपनी तपोस्थली बना दी थी, किसको, गागरोन को। और बाद में कहते हैं साहब मुगल बादशाह, नाम याद रखना, औरंगजेब। कौन सी जेब है, औरंगजेब। और उसी औरंगजेब ने कहते हैं साहब दरगाह किसकी बना दी, मीठे शाह की दरगाह। तो मित्रों मीठे शाह का कोई वास्तविक नाम पूछे ना तो हमीदुद्दीन बताना है ना। यहाँ खुरासन में एक स्थान का नाम है साहब बुखारा। तो बुखारा नाम नगर के निवासी थे, और आप शेद वंश के माने जाते हैं ना, शेद परंपरा से माने जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रहे, और उसके बाद कहते हैं साहब बाद में कई वर्षों तक तपस्या की थी इसी गागरोन की पहाड़ी पर, और यहीं पर कहते हैं साहब इनकी दरगाह बाद बनाई थी, कौन सी जेब ने, औरंगजेब ने। बिल्कुल, दरगाह परिषद में एक ओलिया मस्जिद है, और कलंदर चौक नामक एक चबूतरा भी बना हुआ है ना। तो इसे ओलिया मस्जिद भी कहा जा सकता है। हाँ जी, तो मित्रों ये गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह का ध्यान है ना, निर्माता कौन सी जेब है, औरंगजेब है। और आगे बढ़े तो यहाँ थोड़ा सा आगे जाने पर इसी गागरोन में एक स्थान का नाम है मनोहरपुर या फिर मनोहर थाना। तो वहां पर मनोहर थाना नाम का एक दुर्ग भी बना है, किला भी बना हुआ है। और कहते हैं साहब इसी मनोहरपुर थाना किले का निर्माता था साहब वहां का स्थानीय एक भील नाम था, मनोहर भील। कौन सा भील था, तो कहते हैं साहब मनोहर भील नामक एक व्यक्ति ने कहते हैं साहब दुर्ग बनाया था, कौन सा, मनोहर थाना। ये झालावाड़ जिले से थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन इसी मनोहर थाना की सीमा लगती है मित्रों मध्य प्रदेश से। कौन से प्रदेश से है, तो ये कह सकते हो राजस्थान और एमपी की सीमा पर है ना। तो ये मनोहर थाना गांव भी है, मनोहर थाना फिलहाल वहां की तहसील भी, ये भी ध्यान रखें है ना। मनोहर थाना तहसील भी बन गई है, कहाँ की, आपके इसी गागरोन की। तो ये कह सकते हो साहब ये इसी मनोहरपुरा तहसील के अंदर एक दुर्ग बना, मनोहर थाना दुर्ग है, वर्तमान जर्जर अवस्था में। और यहाँ निकट से एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम घोड़ा पछाड़ नदी है। कौन सी है, और इसी घोड़ा पछाड़ नदी है ना, इसका आपके राजस्थान में नाम आते नाम हो जाता है काली खाड़। कौन सी खाड़ है, तो ये कह सकते हो काली खाड़ नदी किनारे या घोड़ा पछाड़ नदी किनारे किला बना, उस किले का नाम है मनोहर थान का किला या मनोहर थाना दुर्ग या मनोहरपुर दुर्ग भी कह सकते हो।
और आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा आगे जाओगे तो इसी गागरोन से थोड़ा सा दूरी पर एक दुर्ग बना मित्रों, उस दुर्ग का नाम है नवलखा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था साहब एक खींची शासक, नाम था पृथ्वी सिंह। कौन सा सिंह है? तो पृथ्वी सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और कहते हैं साहब इस दुर्ग का निर्माण हुआ था 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में। वैसे पृथ्वी सिंह से पहले भी इस दुर्ग का निर्माण करवा चुके थे खींची, और खींची भी चौहान ही थे, ये भी ध्यान रखना। खींची चौहान निर्माण करवाया। उसके बाद कहते हैं साहब हाड़ाओं में, याद करो साहब, मैंने शासक बनाया था साहब, भाई शासक बताया था साहब किसको, याद करो साहब, मदन सिंह, है ना। तो मदन सिंह के वंश पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह ने कहते हैं साहब निर्माण कर 1860 में। इसके निर्माण में कहते हैं साहब लगभग 9 लाख रुपए लगे थे। कितने लाख है? तो 9 लाख रुपए लगने से नाम हो गया साहब नौलखा। तो पृथ्वी सिंह ने 9 लाख रुपए में निर्माण करा जिसका नाम हो गया नवलखा। बाकी नवलखा नाम से बहुत सी चीजें और प्रसिद्ध है। नवलखा भंडार भी है, और नवलखा भाई याद करो, नवलखा भंडार 9 कोटा मकान जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और नवलखा की बावड़ी भी है। याद है कुछ? हाँ। तो मित्रों ये नवलखा नाम से किला पूछे तो आपको कहाँ बताना साहब, इसी गागरोन में। और इसी किले के अंदर एक आनंद धाम नामक मंदिर भी बना हुआ है। आनंद नामक मंदिर, और ये किले का मुख्य द्वार माना जाता है। मुख्य द्वार का वर्तमान जीर्णोद्धार करवाया गया। बाकी पुराना किला देखे ना तो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में किला मिलेगा। इसी गागरोन से थोड़ा आगे बढ़ोगे तो झालरापाटन जाओगे ना, वहां पर एक मंदिर मिलेगा, नाम है मित्रों पद्मनाभ मंदिर। बहुत ही शानदार मंदिर, और मैं परीक्षा की दृष्टि से देखूं ना तो बहुत ही उपयोगी मंदिर माना जाता है। कारण क्या, एक नहीं बल्कि कम से कम हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया। मित्रों इसी पद्मनाभ मंदिर का ही तो दूसरा नाम है 7 सहेलियों का मंदिर है। किसका मंदिर है? 7 सहेलियों का मंदिर है। इसी मंदिर को तो कहा जाता है सूर्य मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है। और ये सूर्य मंदिर कहाँ बना मित्रों? झालरापाटन में। और झालरापाटन कहाँ? झालावाड़। अब जैसा कि आपने सूर्य भगवान की कोई प्रतिमा देखी हो ना, तो आप देखना साहब 7 रथ होते हैं, नहीं सॉरी 7 होते हैं घोड़े यानी अश्व। तो 7 घोड़े मिलकर एक रथ को खींचते हैं। उसी प्रकार की आकृति किसकी है मित्रों? इसी पद्मनाभ दुर्ग की। आप दूर से देखिए ऐसा नजारा लग रहा है जिस प्रकार कहते हैं साहब भाई सूर्य भगवान का जो प्रतीक है ना रथ, तो कहते हैं साहब पीछे कोई रथ जुता हुआ है और 7 घोड़े हैं उस रथ को आगे खींच रहे हैं। तो 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ रथ का जो दृश्य है ना, ये दृश्य मित्रों पद्मनाभ मंदिर का है। इसी मंदिर को कहते हैं सूर्य मंदिर है ये। अब ये पद्मनाभ मंदिर, इसका इतिहास बताऊंगा, उससे पहले देखना इस मंदिर का पूरा दृश्य देखना। ये पूरा सूर्य मंदिर है। यहाँ की अलग अलग मूर्तियां साहब, ये यहाँ की बिल्कुल बारीक कह सकते हो कारीगरी हुई है। और इस मंदिर में मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में जो मूर्ति जो कह सकते हो साहब जो कलाकृति हुई ना, वैसी वैसी कलाकृति यहाँ पद्मनाभ मंदिर में भी हुई है ना। ये यहाँ के मंदिर है, मुख्यतः मूर्तियां हैं। ये आप देख सकते हो साहब अर्धनग्न अवस्था में आलिंगन करते हुए मूर्तियां मिलेगी आपको यहाँ पर। ये मुख्य सूर्य मंदिर का कह सकते हो साहब द्वार है ना। ये आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़ा है रथ को खींच रहा सूर्य की ओर, है ना। यहाँ बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति लगी हुई है ना। यहाँ आप देख सकते हो साहब भगवान विष्णु की भी बहुत सारी मूर्तियां लगी है। और मैं आपको बता दूं इसी पद्मनाभ मंदिर की जो सबसे मुख्य जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति ध्यान विष्णु भगवान की है। क्वेश्चन कोई डीपली भी पूछ लेगा कि बताओ साहब ये जो झालरापाटन का पद्मनाभ मंदिर है ना, ये कौन से भगवान को समर्पित है? तो मुख्यतः ध्यान रखना यह भगवान कौन से? विष्णु भगवान है। अब पूरे इस मंदिर के इतिहास की बात करूं तो इस मंदिर का निर्माता, इसे मंदिर का निर्माता था प्रत्यार शासक नागबड़ द्वितीय। निर्माता कौन था? नागबड़ द्वितीय। इसीलिए ध्यान रखना प्यारे परीक्षार्थियों, इस मंदिर की शैली है ना, वो शैली कैसी है? प्रत्यार शैली है। कौन शैली है? तो प्रत्यार शैली में मंदिर बना हुआ साहब ये सूर्य मंदिर, इसे कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर, इसे कहते हैं पद्मनाभ मंदिर, है ना। इस मंदिर में देखे ना तो बहुत सारे मंदिर, अलग अलग मंदिर परिसर बने हुए हैं। पद्मनाभ मंदिर, इसे बड़ा मंदिर भी कहते हैं, इसे 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं, इसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और जिस प्रकार कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, वैसी वैसी आकृति मिलती है साहब इसी कह सकते हो साहब पद्मनाभ यानी झालरापाटन वाले सूर्य मंदिर की, है ना। और इस मंदिर को देखने एक बार आए थे कौन? कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड ने कहा
टॉड ने कहा कि यह चतुर्भुज मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तो चतुर्भुज मंदिर की संज्ञा देना पूछे ना तो बताना साहब कर्नल जेम्स टॉड। या फिर क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि बताओ साहब झालरापाटन के पद्मनाभ मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको जाता है? तो बता देना साहब कर्नल जेम्स टॉड को जाता है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसे चतुर्भुज, तो चाहे चतुर्भुज मंदिर बोलिए और चाहे चार भुजाओं वाला मंदिर बोलिए, है ना। तो ये चतुर्भुज जो मंदिर है ना, ये मंदिर मित्रों कहाँ का? झालरापाटन का। इसे सूर्य फिर से दिखा देता हूँ। ये तो मुख्य मंदिर है। ये मुख्य मंदिर की भगवान, मैंने कहा था ना साहब, विष्णु भगवान की मूर्ति लगी हुई है और भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान की भी मूर्ति लगी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान दोनों की मूर्तियां कहाँ लगी है? इसी मंदिर में। बाकी तो बहुत सारी मूर्तियां और भी लगी हुई है ना। अब थोड़ा सा और आगे जाओगे ना तो इसी झालरापाटन में दिख जाएगा शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। शीतलेश्वर है, दूर से देखिए ये आपके मंदिर का बाहर का दृश्य है। बहुत पुराना मंदिर है, इसीलिए आपको थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में लग रहा है। ये मंदिर में मुख्य प्रतिमा लगी हुई है भगवान शिव की, श्रृंगार किया हुआ है, शिवलिंग भी है और माँ पार्वती का भी चित्र है। इधर आप देख सकते हो साहब शिवलिंग भी है, शिव जी की सवारी नांदिया, नांदिया की भी फोटो दे रखी है। और ये आप देख सकते हो साहब भगवान शिव की शिवलिंग तो है जो है, साथ ही साथ चरण पादुका भी है ना। साथ साथ कौन सी पादुका है? चरण पादुका। तो ये देखिए साहब, ये छोटी चरण पादुका, ये बड़ी चरण पादुका। और कहते हैं साहब इसी मंदिर को अर्धनारीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये विशेष बात याद रखना। कौन सा मंदिर है? अर्धनारीश्वर मंदिर। ऐसा क्यों? कहते हैं साहब इसमें जो मूर्ति लगी है ना, उस मूर्ति में कहते हैं साहब भगवान शिव और पार्वती दोनों का समन्वय है। दोनों क्या है? समन्वय। यानी आधा रूप साहब नारी के रूप में पार्वती का है और नर के रूप में किसका साहब? भगवान शिव का है। तो इसे अर्धनारीश्वर भी कह सकते हो। मित्रों ये जो मंदिर है ना, मंदिर है चंद्रभागा नदी किनारे। कौन सी भागा है? चंद्रभागा नदी किनारे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बड़े गौर सुना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर कोई व्यक्ति जानता है, ये राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर माना जाता है। कौन सा मंदिर है? तिथि युक्त है। और तिथि है 689 ईस्वी, 689 है, 699 ईस्वी। तो 699 ईस्वी मंदिर बना था मित्रों। कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर को चंद्रमौली भी कहा जाता है। कारण क्या? यहाँ पर पास में कहते हैं साहब स्थान, उस जगह का नाम चंद्रमौली है। कौन सी मौली है? चंद्रमौली है। तो चंद्रभागा नदी के किनारे होने की वजह से इस मंदिर का नाम चंद्रमौली मंदिर भी कहा जाता है। इसे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर भी कहा जाता है। इसे अर्धनारीश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। अर्धनारीश्वर में आधा रूप आता है शिव का, आधा रूप आता है पार्वती का, है ना। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये, राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त जो मंदिर है ना, उसके आपको आज दर्शन करवा रहा हूं। और ये मंदिर है मित्रों कौन सा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। जो मंदिर का झालरापाटन में, और झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। झालापाटन कहाँ है? झालावाड़ में। और विशेष यहाँ भाई जो पुरानी जो सबसे जो मूर्ति है ना, आप खंडर के रूप में आपको मिलेगी साहब, वो मूर्ति है साहब शिव जी के चरणों की और साथ में साहब चरण पादुका की। अनुमान लगो साहब कितना बड़ा चरण। जैसे ये है तो शिवलिंग, लेकिन शिवलिंग की किस आकृति में? चरण पादुका रूप में है साहब। तो यहाँ पर तो ये चरण पादुका हो गई, और ये जो दिख रहा है ना, ये शिवलिंग का चित्र दिख रहा है आपको चरण पादुका के रूप में, है ना। तो कहते हैं साहब भगवान शिव और पार्वती दोनों यहाँ पर आकर तपस्या कर रहे हैं, इस वजह से इनका मंदिर का नाम हो गया साहब अर्धनारीश्वर का मंदिर। और विशेष बात और कह रहा हूँ, शीतलेश्वर महादेव मंदिर जिसे चंद्रमौली मंदिर कहते हैं, तो ये मंदिर अलग है। और जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था ना पद्मनाभ का मंदिर, जिसे चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। तो प्यारे परीक्षार्थियों कई बार आप होते हैं फ्यूज बोले तो कन्फ्यूज। चंद्रमौली मंदिर अलग है और चतुर्भुज मंदिर है अलग है। यानी पद्मनाभ सूर्य मंदिर 7 शैलियों का मंदिर, उसे कहते हैं चतुर्भुज मंदिर, 4 भुजा वाला मंदिर। और शीतलेश्वर महादेव मंदिर को कहते हैं साहब चंद्रमौली का मंदिर है। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। आदिनाथ दिगंबर का जैन मंदिर है ना, ये बना है चांदखेड़ी के अंदर। मित्रों दिगंबर जैन मंदिर है। आदिनाथ बोले तो याद करो साहब प्रथम संत ऋषभदेव। तो ये ऋषभदेव जी का मंदिर बना हुआ है, चांदखेड़ी बना हुआ है। और ये आपके सामने आदिनाथ यानी कह सकते हो साहब ऋषभदेव की मूर्ति भी लगी हुई है ना।
इस मंदिर के बारे में कहा जाता, इस मंदिर का निर्माण करवाया था कोटा का एक दीवान था, सांगोद का नाम था किशन दास। कौन सा दास है? किशन दास। तो कहते हैं साहब किशन दास नामक एक सामंत, एक ठाकुर, एक जागीरदार ने निर्माण करवाया था साहब इसी आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का। इसकी भी कहानी क्या सुनो। कहा जाता साहब भाई इधर उस समय झालावाड़ में, वैसे अभी तो सांगोद कोटा के अंदर है, लेकिन उस समय कह सकते हो साहब झालावाड़ और कोटा जब अलग हुआ ना, उस समय भाई सांगोद का आधा हिस्सा भाई झालावाड़ में कह सकते हो। तो कहानी क्या थी, कोटा में सांगोद का ठाकुर नाम था मित्रों ये किशन दास या किशन सिंह कह सकते हो। किशन सिंह को पता लगा, इन कहते हैं साहब ऐसे आध्यात्मिक घटना है, किशन सिंह को कहीं से कह सकते हो साहब पता लगा कि यहाँ चांदखेड़ी नामक जो गांव है, जो कहाँ पर है मित्रों, इसी झालावाड़ में, वहां पर भगवान आदिनाथ की एक मूर्ति है ना, वो कहते हैं साहब आधी मूर्ति जमीन से बाहर है और आधी मूर्ति जमीन के अंदर है। तो उसी समय कहते हैं साहब रात ढलने के बाद जैसे सूर्योदय हुआ ना, तो सांगोद से रवाना हुए किशन दास, और किशन दास ने अपनी बैलगाड़ी के अंदर रखी थी वो आदिनाथ की मूर्ति, और जैसे वो मूर्ति लेकर वहां से रवाना हुए, वैसे यहाँ एक बीच में आपके गांव आएगा, उस गांव का नाम वैसे चांदखेड़ा वर्तमान नाम हो गया, बाकी वहाँ एक नदी का नाम था रूपाली नदी। कौन सी है? तो रूपाली नदी के निकट जैसे वो पानी पीने के लिए रुके थे बैलगाड़ी को लेकर, तो जैसे वो पानी पीकर पुनः रवाना हुए ना, उस समय कहते थे प्रतिमा बैलगाड़ी पर रखने के बाद वो बैलगाड़ी कहते हैं आगे चली ही नहीं। अब कहते हैं उस बैलगाड़ी में एक नहीं बल्कि कम से कम 10-15 बैल भी लगा दिए गए थे, लेकिन कहते हैं साहब 50 बैल जब मिल गए ना, तो भी कहते हैं साहब बैलगाड़ी आगे नहीं किसकी। तो उसी समय कहते हैं साहब रूपाली नदी के किनारे चांदखेड़ी गांव में ही भगवान दिगंबर का कहते हैं साहब मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने वाले सांगोद के ठाकुर कौन से दास थे? किशन दास थे। इसी प्रकार चंद्रभागा जो नदी है ना, उसी नदी किनारे चंद्रभागा का मंदिर भी बना हुआ है ना। ये इस मंदिर में कहते हैं साहब द्वारकाधीश है, यानी कह सकते हो साहब भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, और भगवान श्री कृष्ण की क्या लगी मूर्ति। तो ये चंद्रभागा का मंदिर है, और ये जो मंदिर है ना, इस मंदिर के बारे में कहा जाता साहब इसका निर्माण तो याद करो साहब, कोटा के फौजदार नाम था झाला जालिम सिंह। झाला कौन था? जालिम सिंह के समय इसका निर्माण हो गया था, और इस मंदिर को उस समय द्वारिकाधीश का मंदिर भी कहा जाता था, है ना। और ये मंदिर कहते हैं साहब भगवान शांतिनाथ को भी समर्पित किया गया है। यहाँ पर जैन धर्म के संत शांतिनाथ है ना, उनकी भी प्रतिमा लगी हुई है। तो शांतिनाथ की प्रतिमा है और भगवान श्री कृष्ण की भी क्या लगी हुई है? प्रतिमा। और आगे चलते हैं तो इसी चंद्रभागा नदी किनारे एक पशु मेला लगता है मित्रों, नाम है चंद्रभागा पशु मेला। और ये पशु मेला लगता है मित्रों कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले के अंदर हाथियों की सवारी भी निकाली जाती है, घोड़ों का नृत्य भी करवाया जाता है, और गायें और बहुत सारी बैलगाड़ियां भी आती है। तो मित्रों ये गायें और कह सकते हो साहब बैल, और बैलों के साथ बैलगाड़ियां लिए हुए कहते हैं साहब बड़ा ही मनमोहक नजारा होता है साहब चंद्रभागा नदी के किनारे। अब याद कीजिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही एक पशु मेला और लगता है पुष्कर के अंदर। तो पुष्कर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला दोनों एक ही दिन लगते हैं। तो चंद्रभागा नदी किनारे है और चंद्रभागा का पशु में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ के सबसे जो कह सकते हो साहब जो रोचक जो दृश्य होता है ना, वो दृश्य होता है साहब हाथियों की सवारी का, है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर कहते हैं साहब घोड़ों का क्रय विक्रय भी होता है। तो चंद्रभागा पशु मेला चंद्रभागा नदी किनारे झालरापाटन झालावाड़, यहाँ एक मंदिर बना, उस मंदिर का नाम है द्वारिकाधीश का मंदिर होता है। और ये द्वारिकाधीश का मंदिर है ना, इस मंदिर का निर्माण कहते हैं साहब 1796 ईस्वी में हुआ था, 1796 में। और यहाँ पर वही मैंने कहा था भगवान श्री कृष्ण की क्या लगी हुई मूर्ति। तो आप ये कह सकते हो कि साहब भगवान श्री कृष्ण के चंद्रभागा नदी किनारे एक नहीं बल्कि 2 मंदिर बने हुए, है ना। एक मंदिर है जो पहले मैंने बताया था उसका नाम चंद्रभागा मंदिर है। अब उसी प्रकार यहाँ एक भवानी नाट्यशाला भी है, भवानी नाट्यशाला है। और ये नाट्यशाला का बाहर का दृश्य है, ये अंदर का दृश्य है। और ये नाट्यशाला का मैं समझते होंगे साहब पुराने जमाने में राजा महाराजा के समय में अलग अलग शाला होती थी। जहाँ पर चित्रकारी होती है उसे चित्रशाला बोलते हैं, और जहाँ पर नृत्य होता है उसे नृत्यशाला बोलते हैं, जहाँ पर नाट्य होता है उसे नाट्यशाला बोला जाता था। और इस नाट्यशाला का निर्माण भवानी सिंह ने करवाया था 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। और कहते हैं साहब संपूर्ण विश्व में ऐसी
8 नाट्यशालाएं हैं, उसमें से ध्यान रखना एक नाट्यशाला कौन सी, भवानी नाट्यशाला है ना। और कहते हैं साहब इसी नाट्यशाला में शेक्सपियर पर भी कहते हैं साहब बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, है ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ साहब राजस्थान की किस नाट्यशाला में शेक्सपियर के भी नाट्य लिखे गए, तो मित्रों बता देना भवानी नाट्यशाला में। और भवानी नाट्यशाला आपके कहाँ बताओगे साहब, इसी झालावाड़ के अंदर, है ना। ये कहते हैं साहब जो नाट्यशाला है ना, ये तो बाहर से बिल्डिंग दिख रही है, बाकी अंडरग्राउंड भी बहुत सारी बनी हुई है ना, भूमिगत नाट्यशाला मानी जाती है। हाँ, अब उसी प्रकार यहाँ पूरा झालावाड़, वैसे झालावाड़ आपको ध्यान से कोलवी की गुफाओं के लिए भी माना जाता है। तो ये एलोरा कोलवी की बौद्ध गुफाएं भगवान यानी महात्मा बुद्ध से जुड़ी गुफाएं हैं। तो ये तो गुफा का मुख्य द्वार है। वैसे यहाँ पर एक नहीं लगभग कहते हैं साहब ऐसी 50 गुफाएं थी, उसमें से कुछ एक गुफाएं हैं जो अभी बची है, बाकी सारी लगभग गुफाएं या तो पत्थरों की वजह से ढक चुकी है या चट्टान गिरने से क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। लेकिन ये गुफा आज भी खुली है और इसी गुफा के अंदर यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। ये तो मूर्ति है महात्मा बुद्ध की, जहाँ ध्यान अवस्था में ध्यान मग्न बुद्ध देव है। और ये चैत्य हॉल है। अब चैत्य हॉल में क्या है, यहाँ ऊंची ऊंची आपको ध्यान से मीनारें बनी हुई है, क्या बनी है, बीच में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। महात्मा बुद्ध कैसे साहब चैतन्य अवस्था में यानी ध्यानमग्न अवस्था में, और उसी समय कहते हैं साहब उनके दिमाग से जो सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं साहब जो बाहर निकल रही है ना, उस ऊर्जा से कहते हैं साहब ऊंची ऊंची मीनारे टाइप ऐसा चित्र बनाया हुआ है। और ये चित्र का है झालरापाटन के कोलवी नामक स्थान पर। और इसीलिए कहते हैं साहब ये कोलवी की जो गुफा है ना, ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है ना। और विशेषकर बात ध्यान रखें, इसका सबसे पहले कैसे प्रकाश से लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर इम्पी को। डॉक्टर कौन है, इम्पी। तो कह सकते हो साहब डॉक्टर इम्पी ने 1854 ईस्वी में इसे कह सकते हो साहब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसे प्रकाशित किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हें इंजीनियर इम्पी भी कहा जाता है, और डॉक्टर इम्पी बोलो चाहे इंजीनियर इम्पी बोलो, कह सकते हो साहब इसी एलोरा अजंता अलग है ना, ये एलोरा कोलवी की गुफा है ना, अजंता एलोरा बहुत अलग हो जाएगी। तो कैसे साहब डॉक्टर को कह सकते हो साहब एमपी ने इसे प्रकाश लाने का काम किया। और आगे जाकर कहते हैं साहब जो याद करो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम निदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम ने कहते हैं साहब यहाँ पर बहुत ज्यादा शोध किया था। तो ये कह सकते हो साहब डॉक्टर एमपी भी यहाँ आए। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक मित्रों नाम फिर कह रहा हूँ एक कनिंघम। तो एक कनिंघम ने भी दौरा किया था साहब इन्हीं कोलवी की बौद्ध गुफाओं का। कनिंघम और डॉक्टर इम्पी दोनों का संबंध है साहब किससे, इन्हीं कोलवी की बौद्ध गुफाओं से। उसी प्रकार यहाँ पर एक लकड़ी का बना हुआ रेन बसेरा भी है ना। अब ये रेन बसेरा कहते हैं साहब एक झील किनारे है, और इस झील का नाम है मित्रों किशन सागर झील है। कौन सागर है, तो किशन सागर झील किनारे एक लकड़ी की छत से बनाया हुआ कह सकते हो साहब एक बहुत बड़ा भाई बसेरा है। इस बसेरे का नाम हो गया रैन बसेरा। यानी वर्षा से बचने के लिए ये एक तरह का कह सकते हो साहब विश्राम गृह भी माना जाता है ना, जिसे हम कहते हैं ना कई बार सराय या फिर कहते हैं धर्मशाला। तो एक धर्मशाला के रूप में बनी हुई है। और इसका निर्माण और कहते हैं साहब इसका जो निर्माण कार्य करवाया था ना, ये वन शोध संस्थान देहरादून के द्वारा करवाया गया था। और निर्माण कार्य हुआ था मित्रों 1936 ईस्वी में 1900। तो देहरादून की वन संस्था के द्वारा इस रैन बसेरे का निर्माण करवाया था। और ये उस समय के जो राजा महाराजा थे ना, उस समय के राजा महाराजा ने अपने बारिश के समय, रैन का मीन बारिश होता है, तो बारिश के समय रहने के लिए जो बसेरा बना उस बसेरे का नाम था रैन बसेरा। बिल्कुल। अब उसी प्रकार यहाँ पर मुकुंदरा हिल भाई नेशनल पार्क भी है। अब ये जो मुकुंदरा पार्क है ना, ये कोटा और झालावाड़ दोनों जगह है ना। वैसे ये मुख्यतः मुकुंदरा जो क्षेत्र ये भाई कोटा में आएगा, और कोटा के साथ साथ आपके इसी भाई झालावाड़ में भी आएगा। तो ये मुकुंदरा हिल भाई नेशनल पार्क है, ये बहुत बड़ा उद्यान है। उद्यान का सबसे मनोरम दृश्य ये है कि सर इसी उद्यान के बीचों बीच सड़क मार्ग भी है। तो ये तो सड़क मार्ग हो गया, और इसी उद्यान के बीचों बीच आपके रेल मार्ग भी है। तो बड़ा ही मनोरम और बड़ा ही मनोहारी दृश्य माना जाता है। ऐसा लगता है कि साहब अगर इस झालावाड़ में अगर इस हिल स्टेशन पर आप चले जाओ ना, तो आपको यूं लगता है साहब आप राजस्थान में नहीं रह रहे हो, बल्कि आप जितने भी राजस्थान के पूर्वांचल वाले जितने भी जो स्टेट है ना, उन स्टेटों भ्रमण कर रहे हो। बिल्कुल। झालावाड़ और कोटा का जो भाई नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपको चलता हुआ बाघ भी मिलेगा। विशेषकर यहाँ पर गागरूनी तोते मिलेंगे,
हाँ, गागरोन तोते मिलेंगे। और ये मुकुंदरा हिल स्टेट जो उद्यान जो अभ्यारण्य है ना, उस अभ्यारण्य का मुख्य स्थान है। ये अभ्यारण्य घोषित हुआ था 1955 ईस्वी में, है ना। वैसे इसकी चर्चा मैं कोटा में और करूँगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा दिया ना, वो दिया था 9 जनवरी 2002 को। वैसे अभ्यारण्य बन गया था 1955 में, अब ये राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था 9 जनवरी 2002 को। और ये कोटा व झालावाड़ संयुक्त रूप में, और ये राजस्थान का तीसरा रिजर्व टाइगर कह सकते हो साहब क्षेत्र माना जाता है ना। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूछे ना तो विशेषकर ध्यान रखना। वैसे हाँ, ये 2012 1955 अभ्यारण्य बना और 2012 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, है ना। और गागरोन के तोतों के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। और नेशनल राष्ट्रीय जो राजमार्ग है ना, आप कह सकते हो साहब 52, है ना, ये NH कह सकते हो साहब, नेशनल हाईवे गुजरता है। तो ये जो आप ट्रक देख रहे हो आती हुई, ये नेशनल हाईवे है साहब। तो यहाँ से नेशनल हाईवे भी गुजरता है और साथ ही साथ यहाँ से रेल लाइन भी गुजरती है। तो 9 जनवरी 2012 को इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया। हाँ जी, और आगे चलते हैं। यहाँ झालावाड़ नृत्य प्रसिद्ध, उस नृत्य का नाम है बिंदोरी नृत्य है। कौन सा है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस बिंदोरी नृत्य मुख्यतः कौन होते हैं? पुरुष। कौन होते हैं? वैसे महिलाएं भी होती है, लेकिन मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। और ये नृत्य होता है मित्रों होली के अवसर पर। कौन से हैं? और या फिर विवाह के अवसर पर। तो होली और विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा मित्रों? बिंदोरी नृत्य। और बिंदोरी मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके भाई झालावाड़ का। और झालावाड़ में पूछे तो बता देना झालरापाटन का है। अब उसी प्रकार इसी राजस्थान में झालावाड़ से गुजरने वाली ये नदियां हैं। नदी कौन सी? काली सिंध और अऊ है। इसी नदी किनारे याद करो साहब वो गागरोन दुर्ग बना हुआ है ना। वैसे ये नदी निकलती तो यहाँ MP के देवास नामक स्थान से है ना, मध्य प्रदेश से आएगी, लेकिन गुजरेगी कहाँ से साहब? इसी झालावाड़ से। एक नदी कौन सी है साहब? आपके भाई अऊ नदी है ना। ये अऊ नदी कहाँ से निकलेगी साहब? ये भी MP से निकलेगी, है ना, लेकिन ये MP के सुसनेर नामक स्थान से निकलेगी। तो देवास से निकलेगी वो तो है काली सिंध। अऊ भी है तो MP, लेकिन स्थान कौन सा? सुसनेर। तो ये समझ लो काली सिंध अऊ दोनों कहाँ से निकले साहब? MP बोले तो मध्य प्रदेश से। उसी प्रकार नीमाज भी MP से आएगी, वो आएगी साहब MP के राजगढ़ से। MP के राजगढ़ से। उसी प्रकार पीपलाज नदी है ना, इस नदी का उद्गम कहते हैं साहब पंचहाड़ से हुआ। और पंचहाड़ कहाँ पर है साहब? इसी झालावाड़ के अंदर ही, है ना। ये झालावाड़ की स्थानीय नदी है। उसी प्रकार चंद्रभागा नदी है ना, ये नदी झालावाड़ के श्यामली गांव से निकलती है साहब, है ना। या फिर कह सकते हो साहब वही झालरापाटन। इसी नदी किनारे चंद्रभागा का मंदिर बना हुआ है और इसी किनारे चंद्रभागा का पशु मेला भी लगता है। हाँ जी, अब तो ये नदियां, और ये नदियां सब की सब मित्रों कहाँ की है? झालावाड़ की। तो देख सकते हो 3 नदियां आएगी MP से और 2 यहाँ की स्थानीय नदी है पीपलाज, और दूसरी कौन सी भागा है? चंद्रभागा नदी है। और चंद्रभागा ये जो नदी है ना, इस नदी ये काली सिंध में आकर जाकर मिल जाएगी। तो जहाँ काली सिंध और चंद्रभागा नदी मिलती है उसे सामेला भी कहा जाता है ना। और आगे चलते हैं। झालावाड़ जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ से 3 NH गुजरेंगे। उसमें से थोड़ी देर पहले बताया NH 52 है ना, वो तो गुजरता साहब उसके बिल्कुल बीचों बीच से, याद करो साहब, नेशनल हिल पार्क से, है ना। तो ये NH 52, NH 552G और साथ में NH 752, ये 3 नेशनल हाईवे गुजरते साहब कहाँ से? झालावाड़ से। अब झालावाड़ की सिंचाई परियोजना की बात करें तो पीपलाज सिंचाई परियोजना भी चल रही है, राजगढ़ सिंचाई परियोजना चल रही है, गागरीन सिंचाई परियोजना चल रही है, मनोर थाना सिंचाई परियोजना है और चौली सिंचाई परियोजना है। ये सब की सब योजनाएं मित्रों प्रस्तावित है। यानी अब तक ये योजना यानी अंतिम रूप से इनका कह सकते हो साहब अभी तक सिंचाई पर प्रारंभ नहीं हुई है। ये परियोजना है सारी सारी प्रस्तावित है, यानी कह सकते हो साहब निर्माणाधीन है। कौन से दिन है? तो निर्माणाधीन है। और जैसे निर्माण कार्य प्रारंभ होगा तो सभी के सभी सिंचाई परियोजना वो प्रारंभ हो जाएगी। तो वर्तमान कह सकते हो साहब ये सारी निर्माणाधीन है, सारी प्रस्तावित है। अब इनके साथ बात करें तो झालावाड़ के प्रमुख मेले भी हैं। थोड़ी देर पहले बताया चंद्रभागा मेला, इसे चंद्रभागा पशु मेला भी कह सकते हो। ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। यहाँ पर बंगाली बाबा का मेला लगता है, वो मेला लगता है खानपुर में। मेला लगता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब बताओगे? 14 जनवरी या फिर कौन सी जनवरी है? 15 जनवरी। तो 14 और 15 जनवरी को मेला लगेगा साहब बंगाली बाबा का। उसी प्रकार यहाँ गागरोन का उर्स भी लगता है और उर्स लगता है ज्येष्ठ शुक्ल प्रथम को। और ये उर्स लगता है याद करो साहब मीठे शाह की दरगाह में,
कौन से शाह है? तो मीठे शाह की दरगाह में गागरोन उर्स अबड़ गौर सुनना। वैसे मीठे शाह वगैरह सूफी संत है, लेकिन मेला लगेगा साहब भक्ति परंपरा से। हाँ, तो मित्रों ये बंगाली बाबा का जो मेला लगेगा मकर संक्रांति, उसी प्रकार गोमती सागर मेला लगता है झालरा पाटन में। ये भी ध्यान रखना, पशु मेला ही है एक तरह का, है ना। और ये लगता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो कार्तिक पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा को दो तो बड़े पशु मेले लगेंगे। उर्स लगेगा ज्येष्ठ मास में, और बंगाली बाबा मेला लगेगा साहब या तो 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी। तो ये तो थे मेले। उसी प्रकार ये परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो विशेषकर याद रखने लायक है। हाँ, तो मित्रों झालरा पाटन है ना, ये नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ सबसे नवीनतम जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये झालरा पाटन झालावाड़ हल है। राज्य का दूसरा साइंस पार्क है ना, वो भी झालरा पाटन बनाया गया। राज्य की पहली किसान कंपनी का गठन ना वो बक्कानी झालावाड़ में किया गया। तो ये ध्यान रखें, पहली किसान कंपनी का नाम बक्कानी है। झालरा पाटन को 2006 में हेरिटेज सिटी बनाने की घोषणा की गई थी। वैसे वर्ल्ड हेरिटेज गागरोन बना था 2013 में, लेकिन हेरिटेज सिटी बन गई थी 2006 में। राज्य का तीसरा सुपर पावर थर्मल स्थापित किया गया था झालरा पाटन झालावाड़ में। याद करो जिस समय आप श्री गंगानगर पढ़ रहे थे ना, वो था राजस्थान का प्रथम सुपर पावर थर्मल प्लांट कह सकते हो। तो पहला ये जो थर्मल प्लांट लगा था ना, ये लगा था सूरतगढ़ का श्री गंगानगर के अंदर, है ना। और तीसरा लगा झालरा पाटन के अंदर। राजस्थान का प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राज्य का जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वो भी झालरा पाटन बिल्कुल है साहब। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साहब मैं भाई भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय। वैसे वसुंधरा राज्य का वर्तमान में जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी झालरा पाटन माना जाता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो शुभारंभ हुआ था ना, वो भी ध्यान रखना यहाँ झालरा पाटन झालावाड़ से हुआ था, जिसे हम राजस्थानी लोग कई बार कहते हैं ना केसीसी, है ना। इसकी शुरुआत यहाँ झालावाड़ से हुई है। राजस्थान का एकमात्र अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज है ना, उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रशिक्षण महाविद्यालय, वो भी कहाँ झालावाड़ में। तो पहला अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज कह सकते हो। आलनिया गांव में पूरा पाषाणकालीन पेंटिंग प्राप्त हुई है, लेकिन ये आलनिया गांव मुख्यतः ध्यान रखना कोटा में माना जाता है ना। वैसे आलनिया की कुछ एक सीमा झालावाड़ में भी लगेगी, लेकिन मुख्यतः कोटा बताओगे। खानपुरा ये क्षेत्र, यहाँ नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। कोटा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा इसकी खोज की गई है। ये अवशेष 4500 साल पुराने माने जाते हैं। ये अवशेष हाड़ौती अंचल में अभी तक की हुई खोजों में सबसे प्राचीन खोज है। कहने का तात्पर्य कि खानपुरा किसी जमाने में एक बहुत बड़ा सभ्यता स्थल था, है ना। इसकी खुदाई फिलहाल ही की है कोटा के पुरातत्व संग्रहालय विभाग ने। तो अल्पसंख्यक बीएड कॉलेज है ना, ये कहाँ बताओगे? बिल्कुल यहाँ झालावाड़ में। लेकिन खानपुरा को याद रखना, ये एक नदी घाटी सभ्यता है। तो ये सभ्यता पूछे कौन से काल की, तो बता देना साहब पाषाण सभ्यता है। कौन सभ्यता है? पाषाण सभ्यता। लेकिन 4500 साल पुरानी मानो ना, तो हो सकता है साहब इसमें थोड़े बहुत अवशेष कांस्य वाले भी मिलेंगे, है ना। और ऐसा हो भी सकता है। तो होने का कारण ये कि जैसे आप इतिहास याद करो साहब बैराट सभ्यता का, मैंने आपको कहा था ना बैराट की खुदाई हुई ना, तो उस समय एक नहीं बल्कि वहां पर 3 टीले मिले थे। सबसे नीचे वाले टीले में तो मकान बने हुए थे, पत्थर के मकान थे, अवशेष पत्थर के मिले थे। तो ये भी थे साहब पाषाण कालीन भी है। वहां पर जब आगे बढ़े तो वहाँ महाभारत कालीन और मौर्य कालीन कुछ एक अवशेष मिले, तो पता लग गया साहब ये तो आर्य सभ्यता भी मानी जाएगी। तो पाषाण सभ्यता से लेकर आर्य सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से मिले थे? बैराट से। वैसी कहानी खानपुरा की है कि यहाँ पर पाषाण पत्थर के अवशेष भी मिले और बाद में हो सकता साहब कांस्य युगीन सभ्यता के कुछ एक अवशेष मिले हैं। और आगे चलते हैं। बिंदोरी जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है ना, ये होली के अवसर पर होता है। होली के साथ विवाह भी बता देना। गंगाधर विक्रम संवत 480 का डाकिनी देविया शिलालेख खोजा गया है। तो ये गंगाधार एक स्थान का नाम है, वहां पर 480 विक्रम संवत कहे गए शिलालेख खोजा गया। उस शिलालेख का नाम है डाकिनी देविया, है ना। वैसे डाकिनी डाकन भाई उस जमाने में हो सकता साहब डायन को ही कहा जाता होगा, है ना।
तो जो भी है हो सकता है साहब कुछ स्थानीय नाम हो। संतरा उत्पादन में झालावाड़ अग्रणी है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। झालावाड़ में हवाई पट्टी के नाम से खेल संकुल का निर्माण किया गया, यानी एक खेल संकुल का नाम रखा है हवाई पट्टी, है ना। वैसे वहां पर कोई हवाई अड्डा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हवाई पट्टी है ना, वो कहते हैं साहब खेल संकुल जो है ना उसका नाम ही हवाई पट्टी कर दिया साहब। झालावाड़ को राज्य की प्रथम विशिष्ट अश्वगंधा मंडी का दर्जा मिला हुआ है ना। अश्वगंधा की जो मंडी है ना, वो मंडी कहाँ पर बताओगे आप? झालावाड़ में। अफीम को काला सोना कहा जाता है और झालावाड़ में अफीम की फसल भी उत्पादित की जाती है। आप भली बात ही समझते हैं। ये वैसे झालावाड़ से पहले पूरा मेवाड़ वाला पूरा बेल्ट है ना, इस पूरे बेल्ट में कह सकते हो साहब अफीम की खेती भी होती है ना। और अफीम लाने वाले पुराने जमाने साहब राजस्थान के जो मारवाड़ी लोग थे उन्हें मेवाड़ी भी कहते थे, है ना। बड़े बुजुर्गों से पूछना, है ना, कि अमल कौन लेकर आएगा? मेवाड़ी लेकर आएंगे। तो वो जो मेवाड़ वाला बेल्ट है, वो हाड़ौती वाला बेल्ट है ना, वहाँ पर काला सोना सर्वाधिक उत्पादित होता है और अफीम को ध्यान काला सोना ही कहा जाता है। और आगे चलते हैं। झालरापाटन सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल है साहब। याद करो साहब, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि झालरापाटन में मंदिर बना, उस मंदिर का नाम है पद्मनाभ मंदिर। उसे ही कहते हैं 7 सहेलियों का मंदिर, उसे कहा जाता है सूर्य मंदिर। तो वो जो सूर्य मंदिर उसे कहते हैं चतुर्भुज मंदिर है। तो सूर्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हुआ मित्रों कौन सा पाटन है? झालरापाटन। राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत थी ना, वो रियासत कौन सी थी मित्रों? झालावाड़। अंग्रेजों द्वारा स्थापित राज्य की पहली जो रियासत थी ना, वो भी कौन सी थी? झालावाड़ थी, है ना। ये तो मैं आप बात पहले बता चुका हूँ। और झालावाड़ के अंतिम राजा का नाम हरिश्चंद्र था, बिल्कुल था साहब। इससे पहले वाले राजा का नाम था राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह के बाद राजा कौन बने? हरिश्चंद्र बने। राज्य का सबसे आर्द्र तथा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो बारिश होती है ना, वो बारिश कहते हैं साहब कहाँ से होती है? इसी झालावाड़ से होती है साहब। हाँ, तो मित्रों उसी प्रकार सोयाबीन के अधिक उत्पादन के कारण इसे सोया जिला भी कहा जाता है। तो सोयाबीन और संतरा सर्वाधिक कहाँ पर होता है? झालावाड़ में। तो संतरा होने से इसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर, और सोयाबीन होने से इसे कहते हैं साहब राजस्थान का सोया जिला। हाँ, सर्वाधिक नदियों वाला जिला, वैसे भाई बिल्कुल भी नदी नहीं है, वो जिला पूछे तो बताना बीकानेर और चूरू, लेकिन सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछो तो बताना साहब झालावाड़ है साहब। सबसे कम आंधियों वाला जिला, तो सबसे कम आंधियों वाला जिला भी कौन सा? झालावाड़ है। अब इसका उल्टा पूछ ले तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा? तो बताना श्री गंगानगर है। लेकिन सबसे कम आंधियां कहाँ चलती? तो बता देना साहब झालावाड़ में। तो सबसे कम आंधी है झालावाड़ में, और सर्वाधिक आंधी कहाँ बताओगे आप? भाई श्री गंगानगर के अंदर है, आंधियों वाला शहर कहते हैं उसे। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा की गई थी, बिल्कुल की गई थी साहब। यहाँ पर छापी सिंचाई परियोजना भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है साहब। पारसी ओपेरा शैली में निर्मित भवानी नाट्यशाला है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला समूचे भारत में कहते हैं साहब 8 नाट्यशालाओं में एक नाट्यशाला मानी जाती है भवानी नाट्यशाला। और शेक्सपियर की कहानी पर भी नाटक जो रचित होते हैं ना, वो इसी भवानी नाट्यशाला में होते हैं साहब, और ओपेरा शैली में निर्मित है, ध्यान रखना। और सूफी संत हमीमुद्दीन मीठे शाह की दरगाह, मैंने कहा था ना हमीदीन कहते हैं ना, तो हमीदीन और मीठे शाह की दरगाह है ना, ये दरगाह मित्रों कहाँ है? गागरोन में, और गागरोन वर्तमान कहाँ है? झालावाड़ में। तो ये था मित्रों आज आपके राजस्थान की जिला दर्शन में आपका झालावाड़, जिसे कहते हैं राजस्थान का नागपुर, जिसे कहते हैं राजस्थान का मासिंद्राम, जिसे कहते हैं राजस्थान का चेरापूंजी, जिसे कहते हैं साहब घंटियों वाला शहर, और इसे आप कह सकते हो साहब राजस्थान के पूर्वांचल यानी कैसे हाड़ौती प्रदेश का जो सबसे अंतिम जो जिला है ना, वो जिला मित्रों कौन सा है? इसी झालावाड़ का है। और झालावाड़ के अंत में याद करो साहब, जब राजस्थान एकीकरण के समय जब सीमा का विवाद हुआ था ना, उस समय एक गांव मध्य प्रदेश से झालावाड़ में लिया और दूसरा गांव एक झालावाड़ से मध्य प्रदेश को दिया। या सिंपल सी कहानी ये कि साहब एमपी और राजस्थान की सीमा के विवाद का निपटारा भी इसी झालावाड़ के गांव की अदला बदली से हुआ था। याद आ रहा है कुछ कुछ? मध्य प्रदेश से गांव लिया मित्रों, याद कीजिए कौन सा भाई गांव लिया था? सुनील टप्पा। और हमने दिया कौन सा था साहब? सिरोंज। तो सिरोंज गांव गया
और सुनील टप्पा गांव आया तो ये अदला बदली भी कहाँ से हुई है साहब, इसी झालावाड़ से। तो झालावाड़ का अंतिम जो कह सकते हो साहब MP बॉर्डर से लगने वाला गांव भी कौन सा, टप्पा बताओगे, सुनील टप्पा ही बताओगे। बिल्कुल। तो इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। साधुवाद।